वो सूरतें न जाने किस देश बसतियाँ हैं, अब जिनके देखने को आँखें तरसतियाँ हैं। आदाब नाज़रीन। भगत सिंह की बंदूक से निकली ये गोली जिसने एसपी लाहौर मिस्टर स्कॉट के मुगालते में डीसीपी लाहौर मिस्टर सॉन्डर्स को निशाना बनाया, दरअसल 30 सितंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर साइमन कमीशन की मुखालफत में होने वाले मज़ाहिरे और उसमें होने वाले लाठी चार्ज, जिसमें लाला लाजपत राय शदीद ज़ख्मी हुए थे, और फिर 17 नवंबर 1928 को शदीद ज़रबात के पेश नज़र उनके चल बसने का नतीजा थी। अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर एसपी लाहौर मिस्टर स्कॉट ने क़स्दन लाठियां बरसाकर लाला लाजपत राय को मौके पर ही ख़त्म करना चाहा था। ऐसा होता भी अगर लाला जी के हमदर्दों और साथियों ने उनके हिस्से की कुछ लाठियां खुद न खाई होती तो। लाहौर से छपने वाले हुर्रियत पसंद अखबार जमींदार के मुदीर मौलाना जफर अली खान ने, जो खुद भी मिस्टर स्कॉट की लाठियों का निशाना बनने की वजह से जख्मी थे, एलानिया हुकूमत को मुतनब्बे किया था। लाला लाजपत राय को जो शदीद ज़रबात आई है, खुदा ना खास्ता अगर उनसे वो चल बसे तो हुकूमत के लिए इसके नताइज खतरनाक होंगे। गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय मिस्टर स्कॉट की लाठियों से बुरी तरह जख्मी हुए और पूरे सूबे में गुस्से की लहर दौड़ गई। लाला जी, आप बहुत जख्मी हैं। ऐसी हालत में बिस्तर से उठना और आवाम से खिताब करना आपके लिए मुज़िर साबित हो सकता है। मेरा ना जाना मुल्क और कौम के लिए मुझे साबित हो सकता है। मुझे डर है अगर मैं जख्मी हालत में चल बसा तो कौम इश्तियाल में आ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो उन्हें सजा देने के लिए अंग्रेज हुकूमत जलियांवाला बाग का किस्सा दोहरा न दे। मुझे उन्हें समझाना होगा, मुझे उन्हें समझाना होगा, मुझे उन्हें समझाना ही होगा, मुझे उन्हें समझाना ही होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज के मौके पर हिंदुस्तानियों पर पड़ा हर डंडा अंग्रेजों के इक़्तिदार में आखिरी कील साबित होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ आपने गुस्से से भरी आवाम को गांधी जी के बताए अहिंसा के रास्ते पर चलने की तलकीन की। ये वही लाला लाजपत राय थे जिन्होंने कहा था कि अगर अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमें आज़ादी हासिल नहीं होती तो हमें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। आपका मानना था कि वो जिंदगी ही क्या जो आज़ादी से पाक हो, वो आज़ादी ही क्या जिसका दामन स्वराज से तर न हो। 16 नवंबर 1929 की रात लाला जी की तबीयत काफ़ी तशवीशनाक हद तक ख़राब हो गई और वो रात भर बेचैन रहे और अगली सुबह राही मुल्क अदम हुए। लाला लाजपत राय सोशल वर्कर, कौमी रहनुमा, बेबाक सहाफ़ी, सियासतदां, वकील और शोला बयान मुकर्रर थे। 1920 में कलकत्ता में मुनक़िद इंडियन नेशनल कांग्रेस के खुसूसी इजलास की सदारत लाला लाजपत राय ने की थी। बहुत एहतियात बरतने के बावजूद उनके सदारती खुतबे की ज़बान सख्त और जोश से भरी थी।
हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत की तारीख में जितनी बदनामी सर माइकल ओडायर ने करवाई है उतनी किसी और ओहदेदार ने नहीं कराई। डायर हिंदुस्तान में बरतानवी अहदे हुकूमत का एक काला सफ़ा है। 1900 में लाला लाजपत राय की सरबराही में हफ्तावार पंजाबी निकलना शुरू हुआ। 1916 से 1919 तक आप अमेरिका में रहे और इस दौरान आपने मुल्क व मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर कलम उठाया और यंग इंडिया लिखी। 1920 में आपने उर्दू रोजनामे वंदे मातरम की शुरुआत की। राधा कृष्ण डूडीक पंजाब के अग्रवाल खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो कौम परस्त थे, इस्लाम और सर सैयद अहमद खान के गर्विदा। तालीम से फारिग होकर ये एक सरकारी स्कूल में उर्दू, फारसी और अरबी के मुअल्लिम मुकर्रर हुए। इन्हीं के आंगन में वो फूल खिला जो लाजपत राय बनकर हमेशा पूरे मुल्क में महकता रहेगा। मैंने अंग्रेजों की दरिंदगी का मुकाबला करते हुए दिल्ली को देखा है। 1857 में हिंदुस्तानियों को सरेआम फांसियां दे दी गई, तोप दम कर दिया गया। सर सैयद अहमद खान ने अपने अजीजों को खो दिया। अगर वो चाहते तो वो भी बाहर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, मुर्दा कौम में रूह फूंकी, अंग्रेजी पढ़ने का चलन पैदा किया और ये सब उन्होंने एक मसलहत के तहत किया। क्या समझे? समझ गया। सर सैयद को लगा कि अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए उन्हें कौम में बेदारी पैदा करनी पड़ेगी। शाबाश बेटा। आप जैसा उस्ताद पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता, क्योंकि आप पढ़ाते नहीं हैं बल्कि तलबा को खुद पढ़ने में मदद करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पहले पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के ज़ेरे असर आप ब्रह्मो समाज से जुड़े, फिर स्वामी दयानंद की तालीमात से मुतासिर होकर लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त के कहने पर आर्य समाज से जुड़ गए। माफ़ करना भाई, ये क्या है? हिंदी में हिंदी के फ़रोग़ के मज़मून हैं। तुम हिंदी पढ़ना नहीं जानते ना? नहीं। कैसे हिंदुस्तानी अपनी मातृभाषा नहीं पहचानते? अरबी, फारसी, अंग्रेजी ये सब विदेशी ज़ुबानें हैं। हमारी अपनी भाषा है हिंदी, जो द्रविड़ मूल की है। मुल्क की सलामती के लिए हिंदी और देवनागरी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बकौल स्वामी दयानंद, वैदिक दौर हिंदुस्तानी तारीख का सुनहरी बाब था, जो पहले तो ब्राह्मणों और बाद में बैरूनी इक़्तिदार की नज़र हो गया। स्वामी दयानंद हो या राजा राम मोहन राय, दोनों ही वेदों को समझने की दावत देते हैं। बात सही है, लेकिन राजा राम मोहन राय और ब्रह्मो समाज का झुकाव ईसाईयत की तरफ है, जबकि भारत और भारतवासियों की भक्ति वेदों में है। वेद और धर्म की बात आर्य समाज करता है। छुआछूत, तवाहम परस्ती और रस्मों रिवाज से धर्म को आज़ाद करके अक़ीदतमंदों में इबादत के सही मफ़हूम को फ़रोग़ देने की ग़रज़ से मोरवी काठियावाड़ के मूल शंकर ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की शुरुआत की और दयानंद सरस्वती कहलाए। स्वामी दयानंद सरस्वती से तरगीब लेकर लाला लाजपत राय ने भी वैदिक धर्म की पैरवी शुरू की और आर्य समाज में 1882 में शामिल हुए। लाजपत राय ने मुआशरे के पसमानदा तबकों की तरक्की के लिए कोशिशें गांधी जी के हरिजनों को ऊपर उठाने के प्रोग्राम से कहीं पहले शुरू कर दी थीं। बैठने के लिए नहीं कहोगे धनीराम? बैठी लाला जी। सब ठीक ठाक तो है ना? जी। अरे खाते खाते क्यों उठ गए? तुम खाना खाओ, मैं तो बच्चों से बात करने आया था। लाला जी, आपका समझने वाला कैसे तोड़ा? तो बहू से कहो ना, रात में थोड़ा हमें भी दे दे। जी हाँ भाई, थोड़ा दे दो ना भाई, लाला जी खाना मांग रहे हैं। बहू, बच्चों को पढ़ा रही हो ना? पढ़ा,
पढ़ाई समझ ले मुक्ति है। हम लोगों ने एक तालीमी इदारा कायम किया है, वहां बच्चों को भेज मुफ्त पढ़ने। ठीक है, अब अनपढ़ रहने से काम नहीं चलेगा। पढ़े लिखे नौजवान चाहिए भारत को। लाला लाजपत राय का मानना था कि कौम परस्ती का जज्बा पैदा करने के लिए स्कूलों में वेदों की तालीम दी जाए। आप ये भी कहते थे कि सब कदीम रिवायत बेहतरीन और मिसाली नहीं है, जैसे कि सती। हम अपने बुजुर्गों की बिल्कुल नकल नहीं बनना चाहते, उनसे बेहतर बनना चाहते हैं। पंजाब में आर्य समाज की पकड़ बहुत मजबूत थी। कांग्रेस, जो 1882 में कायम हुई थी, अपने सेक्युलर नजरिए के साथ यहां कदम जमाने की कोशिश में थी। आप कांग्रेस से काफी मुतासिर हुए और 1888 में इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस इजलास में शिरकत का फैसला किया। आर्य समाज एक गैर सियासी तंजीम है जो अवाम की जहनी नशोनुमा और उनमें खुद एतमादी पैदा करने के लिए बनाई गई है। आप कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए। कांग्रेस एक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म है। हमारा और कांग्रेस का नज़्बुल-ऐन बिल्कुल जुदा है। हम भारतवर्ष की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस अंग्रेजों की तंजीम है जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम ने हिंदुस्तान में अंग्रेज इक़्तिदार को मजबूती और इस्तेकाम फराहम करने के लिए शुरू किया है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन अगर भारतवर्ष को दुनिया के दूसरे मुल्कों के दरमियान सही मुकाम दिलाना है तो उसे सभी ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाने होंगे। और फिर ये भी देखिए, कांग्रेस से जुड़कर हम अपने नज़रियात सबके सामने रख सकते हैं। हिंदुस्तान पर होने वाले जुल्म और जातियों की दास्तान दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। हुकूमत से बराह रास्त मुतालबात कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें। लाला लाजपत राय आर्य समाज को कुछ हद तक अपने ख्यालात से हमकिनार करने में कामयाब हुए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई। लाला लाजपत राय इसमें 3 साल बाद शामिल हुए। उस वक्त आपकी उम्र 23 साल थी। लाला लाजपत राय का मानना था कि सियासी बेदारी का दारोमदार तालीम और मुआशी तरक्की पर है। अगर कोई लोगों की इक्तिसादी हालत सुधारे बगैर सियासी बेदारी पैदा करने की कोशिश करता है तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के हर इजलास में हमें आधा दिन सनत और हुर्फत के फ़रोग पर, तबादला ख्यालात पर सर्फ करना चाहिए, क्योंकि हम अनपढ़ और भूखे अवाम से किसी भी किस्म की बेदारी की उम्मीद नहीं रख सकते। इस मौके पर आपकी बाल गंगाधर तिलक से दोस्ती की शुरुआत हुई। जापान, जो उस वक्त गैर मारूफ सा मुल्क था, 1904 में रूस जैसी ताकत से टकराया और उसके गुरूर का सर मैदानी जंग में नीचा कर दिया। बरतानवी इस्तेमार की जंजीरों में जकड़े हुए महकूम बाशिंदे इस वाक़े से बहुत मुतासिर हुए। बरतानिया, फ्रांस, रूस अपनी डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी के बल पर अक़वाम को मगलूब करके उनके कीमती वसाइल का इस्तेहसाल कर रही थी। मगलूब होने वाले सभी ममालिक खुद को कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन इस नामालूम से मुल्क जापान ने रूस को करारा तमाचा मारा है। बिल्कुल, खुद को कमज़ोर समझने वाले हर शख्स और मुल्क में नई रूह फूंक गई है। भारत एक देश का नहीं बल्कि तहजीब का नाम है। कृष्ण, चाणक्य, अशोक जैसे महारथियों का आशीर्वाद इस धरती पर है। कोई हमें क्या मिटाएगा। आर्य समाज ने डीएवी कॉलेज के तलबा का वफ्द जापान भेजा है। हम जापानी ज़बान को निसाब में शामिल करके मकबूल कर रहे हैं। जापानियों की कामयाबी और शुजात को आवाम में मकबूल करने के लिए जगह जगह इजलास भी कर रहे हैं। अच्छा है, अगर आप इस मौके से फ़ायदा उठाकर यहाँ लाहौर से एक इनकलाबी अखबार भी शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बेहतर है। वैसे मैं खुद सोच रहा था कि पंजाब में सियासी सरगर्मी को हवा देने के लिए बाई वीकली निकालना चाहिए, जिसका नाम पंजाबी ही रखा जाए। इस बाई वीकली को अंग्रेजी में निकालिएगा ताकि अंग्रेज़ों को भी आपकी आवाज़ साफ सुनाई दे
और मुदीर आप के अठावले को बनाइएगा। ठीक है। 1904 में कांग्रेस की तरफ से लाला लाजपत राय इंग्लैंड गए, लेकिन 10 मई 1905 को इंग्लैंड जाने से 2 दिन पहले यानी 8 मई 1905 को आपने खुलकर कहा, अगर हम ये सोच रहे हैं कि ब्रिटानिया की अंग्रेज आवाम हमारी खातिर अपने हुक्मरानों से उलझेगी तो ये गलत है। यकीनन वो लोग अपना सुख, चैन, खुशियाँ, आराम, हुकूक हमारी खातिर दांव पर नहीं लगाएंगे। आपकी शोला बयानी का नतीजा ये हुआ कि जब आप इंग्लैंड पहुंचे तो बरतानवी कांग्रेस कमेटी के किसी भी रुकन ने आपको रुख देना मुनासिब नहीं समझा। इंग्लैंड में आप इनकलाबी रहनुमा श्यामजी कृष्ण वर्मा के राब्ते में आए, जो होम रूल के फ़रोग के लिए काम कर रहे थे। आप वर्मा जी के नज़रिए से खूब मुतासिर हुए। मुझसे दोस्ती आपको महंगी पड़ सकती है लाला जी। वो कैसे? सर हेनरी कॉटन सिर्फ आपकी बेबाक तकरीर की वजह से आपको कांग्रेस से निकालने पर आमादा नहीं हुए, ना ही ये कहने से कि बीइंग अ कांग्रेस डेलीगेट डजंट मीन दैट आई हैव बार्टर्ड अवे माय लिबर्टी। वो इस बात से भी खफा होंगे कि आपने यहाँ आते ही मुझ जैसे इनकलाबी से दोस्ती कर ली। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। हिंदुस्तान में तिलक के ख्याल, स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा की हिमायत करता हूँ। और यहाँ तुम्हारे होम रूल के मुतालबे को सराह रहा हूँ और वहाँ हमारे एतदाल पसंद साथी हमें बदमाश कहते हैं, यहाँ भी कह लेंगे। लाला लाजपत राय जून 1905 से 22 नवंबर 1905 तक बरतानिया में रहे। इस दौरान आपने कांग्रेस इजलास में शिरकत के अलावा वहाँ के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुस्तान की महरूमी और अंग्रेज़ों की खुदगर्जी बयान करती धुआंधार तकरीरें की। बरतानिया की खुशहाली हम हिंदुस्तानियों की खस्ता हालत से उपजी है, लेकिन हुकूमत बरतानिया इस हकीकत से बेनियाज अपने ही लोगों की तामीर और तरक्की में मसरूफ है। हिंदुस्तान के नज्म और नस्क में हिस्सा लेना हिंदुस्तानियों का हक है। हम हिंदुस्तानियों को अब एतदाल पसंदों से कोई उम्मीद नहीं है। अब अगर हमें किसी से उम्मीद है तो वो है इंग्लैंड के मुतवस्सित तबके के अवाम। सितंबर 1905 में आप इंग्लैंड से अमेरिका गए। बरतानवी साम्राज्य ने हमारे मुल्क की सन्नत और हुर्फत को जो नुकसान पहुंचाया है उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। एक आम हिंदुस्तानी की सालाना कमाई $10 है और इस महदूद कमाई में से उसे हुकूमत को $2 बतौर टैक्स देना होता है। बरतानवी फौज भी हम पर बोझ है, जिसका खर्चा लॉर्ड किचनर ने बढ़ाकर अब 2,30,00,000 पाउंड कर दिया है। हाईली ऑब्जेक्शनेबल। अगर ये मुफ्त आदमी बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। इंग्लैंड में तो इसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्वेशन में रखना ही चाहिए। इंडिया में भी इंटेलिजेंस के लोग इस पर कड़ी नजर रखें तो बेहतर होगा। लाला लाजपत राय ने गोखले को बताया, मैंने महसूस किया है कि शुक्रवार को मेरे आसपास वही लोग घूम रहे थे जो बृहस्पतिवार को थे। घर से भी खत आया है कि कुछ लोग हर वक्त मकान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यही नहीं, 2 बार किसी हिंदुस्तानी से मुलाकात करवाने का बहाना बनाकर मुझे रात में हैम्पस्टेड हीथ स्टेशन बुलाने की कोशिश की। इंग्लैंड से लाहौर लौटने के बाद आपने फिर बरतानवी इस्तेमार को ललकारा। इंग्लिस्तान के लिबरल हों या कंजर्वेटिव, यकीनन हम लोगों से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन उनके अपने मसले हैं जिनमें वो उलझे हुए हैं। लिहाजा उनके पास वक्त नहीं कि वो हमारी रुदात सुने। हमारी जद्दोजहद आज़ादी हमारे ही बूते आगे बढ़ेगी और अंजाम पाएगी। हमारे मुल्क को फलने फूलने के लिए हमारे लहू की ज़रूरत है। चलिए हम सब यकजा होकर भारत माँ के कदमों पर शीश चढ़ाएं। 1907 के अवाइल में पंजाब कोलोनाइजेशन बिल का मुद्दा उठा। हुकूमत ने पंजाब में चेनाब कॉलोनी कायम की थी,
जहां फौज से दस्तबरदार हुए जट सिख फौजियों को जमीनें दी थीं। ये जमीनें नस्ल दर नस्ल बंटवारे के सबब सुकड़ती जा रही थीं। ऐसे में हुकूमत ने इनहेरिटेंस बाय प्राइमोजेनिचर एक्ट पास किया, जो खानदान के सबसे बड़े बेटे को जमीन का हकदार बनाता था। इस एक्ट ने पूरे सूबे में बेचैनी पैदा कर दी। अंग्रेज हमारी रिवायात में टांग अड़ाने वाले कौन होते हैं? जिस तरह से सदियों से हमारे मुल्क में जायदाद का बंटवारा होता आ रहा है, वैसे ही अब भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, अब भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। इस मौके पर 22 मार्च 1907 को लायलपुर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय ने जोरदार तकरीर की। क्या ये जमीनें हुकूमत अपने साथ लाई है? इन जमीनों के लिए हमारे बाप दादा ने अपना खून पसीना एक किया है, हमारे पूर्वजों ने इन्हें बनाया है। या तो ये हमारी हैं या फिर ऊपर वाले की। सरकारी अफसर हमारे आका नहीं बल्कि हमारे गुलाम हैं, हम इनके ताबे नहीं हो सकते। भाइयों, अपना हक हासिल करना है तो जेल जाने और मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जहां विदेशी दिखे मार डालो, छोड़ना मत, मार डालो। सिख विलेजेस में ये सेडिशियस पैम्फलेट्स ओपनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सोल्जर्स और पुलिस को गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। पब्लिक का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि वो गवर्नमेंट रेवेन्यूज, वाटर रेट एंड अदर ड्यूज गवर्नमेंट को पे ना करें। समाज सुधार के नाम पर ये आर्य समाजी हाउ एजिटेशन प्रोग्राम चला रहा है। हुकूमत को खतरा है कि सिपाही म्यूटनी के 50th एनिवर्सरी के मौके पर ये पंजाबी लोग 1857 जैसा सीन पंजाब में क्रिएट न कर दे। तो considering him to be a dangerous revolutionary, the government is planning to deport him to Morley. यही ठीक रहेगा, क्योंकि इस आदमी का अपने लोगों से दूर रहना ही बेटर है। 9 मई 1907 को 1818 के रेगुलेशन 3 के तहत आपको जिला वतन करके मांडले बर्मा पहुंचा दिया गया। आपको मांडले के किले में 6 महीने कैद तन्हाई में गुजारने पड़े। इटली में इनकलाब पैदा करने वाले रहनुमाओं माजिनी और गौरबोल्डी से आप बहुत मुतासिर थे। गोपाल कृष्ण गोखले को आप अपना सियासी गुरु मानते थे। जितनी कोशिश आपने मुझे कैद फिरंग से आज़ाद कराने की है, उतनी शायद किसी दूसरे ने नहीं की। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूं। क्या बात करते हो, हमारे सियासी नजरिए अलग हैं, तो क्या हुआ, आप मेरे बड़े भाई के समान हो। जी, आपसे एक साल सीनियर हूं, लेकिन आपको अपना सियासी गुरु मानता हूं। शुक्रिया। वायसराय आपको एक खतरनाक इनकलाबी मानते हैं। उनको खतरा है कि आप फिर लोगों में बेचैनी फैलाएंगे। नहीं, तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष जाने के तमाम इनकलाबी हिरासत में हैं। आवाम का जोश ठंडा पड़ रहा है। ऐसे में अगर मैं भी अंदर चला जाऊंगा तो फिर बाहर के काम कौन संभालेगा? लिहाजा 1908 से 1912 तक आपकी तरफ से सियासी उफुक पर खामोशी रही। ज़ाहिरी तौर पर सियासत से खुद को फासले पर रखकर फलाह व बहबूद के काम में लगे रहे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का सानेहा हुआ। आप मुल्क व कौम से दूर थे और वापस आने की इजाज़त नहीं थी। अजीज साथियों, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि पंजाब के हालात सुनकर कैसा कर्ब व बेचैनी महसूस कर रहा हूं। मेरा दिल भरा हुआ है, जबकि मेरी ज़बान खामोश है।
मैंने बहुत कोशिश की कि इस मुसीबत के वक्त आपके पास रहूं, मगर मैं अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। मुझे नौकरशाही की इस करतूत पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पंजाब के नौजवानों से अपील है कि वो इस मुसीबत की घड़ी में बहादुरी, नेकनियती और सब्र ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए अपने परेशान हाल लीडरों का साथ दें। लाला लाजपत राय 20 फरवरी 1920 को वापस बम्बई पहुंचे और फिर मुल्क की खिदमत में लग गए। फरवरी 1922 में लाला लाजपत राय को अवाम को भड़काने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की कैद सुनाई गई। ताउम्र आप तालीम और स्वदेशी के फ़रोग़ में लगे रहे। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत की। मुश्तरका स्टॉक कंपनी खोलने पर जोर दिया ताकि हिंदुस्तानी ताजिरों को सनती इकाइयां लगाने के लिए मुनासिब सरमाया फराहम हो सके। कहाँ गए वो लोग जो एक अलग सोच के साथ इस दुनिया में पैदा हुए और यहाँ खुशनुमा तरक्की लाने की सोची, जिन्होंने अपने ही अलग अंदाज में अंग्रेज़ों से लड़ाई की और ग़ुलाम हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के बारे में सोचा। लाला लाजपत राय, उनकी मुनफरिद कोशिशों और उनकी मुनफरिद सोच को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।